हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो टुडेज क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम लेक्चर कैडर फिजिक्स 2021 सेट डी। तो इसमें जो न्यूमेरिकल्स वगैरह दे रखे हैं दोज आर सम आर सिंपल सम आर टीडियस। तो चलो देखते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसमें हम देखते हैं जो पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का, वो बहुत ही सिंपल था जो हमने डेल ऑपरेटर वगैरह स्टडी किए हुए हैं ऑलरेडी। So a vector is a solenoidal field if divergence is zero, ऑप्शन दे रखी है, डाइवर्जेंस इज नॉन जीरो, ग्रेडियंट इज जीरो और कर्ल इज नॉन जीरो। सो इसमें चार ऑप्शन हमारे पास दे रखी हुई है बेटा। इसको हमने कैसे हैंडल करना है? सो इसमें आपको पता है कि अगर किसी वेक्टर की डाइवर्जेंस जीरो होती है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम उसको बोलते हैं कि वेक्टर फील्ड जो है सोलेनोइडल हो जाती है। तो इसका जो सिंपल सिंपल आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। जिन्होंने पहले लेक्चर नहीं देखे हुए बेटा, वो अपने जाके पहले लेक्चर देखें, फिर उसमें पता चलेगा कि सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड होती क्या है और इरोटेशनल वेक्टर फील्ड कौन सी होती है, रोटेशनल वेक्टर फील्ड, लेमिलर फील्ड क्या होती है, तो वहां पे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, विद इन 10 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे, इससे ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। सो एन इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। ये ऐसे न्यूमेरिकल भी आपको देखने के लिए एग्जाम में मिल जाते हैं जो आपका टाइम कंज्यूम करते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर फिर भी अगर आपका जैसे आपको अटेम्प्ट करना ही है तो उसका सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ। सो इट मे टेक सम 2 to 3 minutes और मोर देन दैट, मैक्सिमम 5 मिनट्स। बिकॉज आपको हो सकता है अगर आपको एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन वगैरह याद है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ड्राइव भी करना पड़ सकता है कैलकुलेशन के लिए। सो साइक्लोट्रॉन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है बेटा कि उसका पार्टिकल अगर ऑर्बिट मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है सर्कुलर मोशन में तो उसका रेडियस बताइएगा और कौन सी ऑर्बिट में घूमेगा और कितना रेडियस होगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो इट मे बी टाइम कंज्यूमिंग, पहले बता रहा हूँ। सो क्वेश्चन है बेटा, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इज एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक वोल्टेज ऑफ 1500 वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन है जिसको रेस्ट में था, उसको 1500 वोल्ट देके हमने एक्सेलरेट करवाया है और enters a uniform magnetic field of 0.2 टेस्ला perpendicular to the direction of motion। तो इसमें बताया गया है कि पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाया गया है एंड उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर एंड उसकी जो वैल्यू है दैट इज 0.2 टेस्ला। तो हमारे पास जो पार्टिकल है दैट इज गिवन टू बी पार्टिकल विल बी एंटरिंग एट द सेंट्रल पॉइंट। उसको एक्सीलरेट करवा के उसको मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया तो क्या करेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो वो एक्सीलरेट करेगा एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो जो हमारा साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट होता है वो यहीं पे अप्लाई हो रहा है। तो जो प्लस टू में बेटा आपने थर्ड चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट पढ़े हुए वही यहीं पे अप्लाई होंगे। बस वहां पे जो फॉर्मूले हैं हो सकता है आप भूल जाओ, तो उसको आप विद टाइम तो उसको आपको रिमाइंड करना पड़ता है। डिटरमिन द रेडियस ऑफ द कर्व्ड पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आप कर्व्ड पाथ कितना हो सकता है आपके आपके लिए? ठीक है जी। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी लगी हुई है, पाथ सर्कुलर हो सकता है, हेलिकल हो सकता है। तो आपके पास वो आपको देखना पड़ेगा बेटा। तो हमारे पास अगर मान के चलते हैं कि पार्टिकल एक स्टेबल ऑर्बिट में मूव कर रहा है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, एक स्टैंडर्ड वोल्टेज दे दिया आपने, तो पार्टिकल एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट कर देगा। तो सर्कुलर ऑर्बिट के कंसेप्ट आपको दिखने पड़ेंगे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सबसे पहले हम पार्टिकल को एक्सीलरेट करवाने की बात करते हैं जो स्टार्टिंग में पहला नंबर दिया गया। तो पहली अब स्टार्टिंग में जो पहली स्टेटमेंट दी गई कि पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाया गया। तो पार्टिकल को जब आप एक्सेलरेट करवाओगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यहाँ पे और कुछ नहीं है, चार्ज इनटू वोल्टेज के बराबर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू वी के सॉरी इज इक्वल टू ई इंटू वी के बराबर आनी चाहिए। तो हाफ एम वी स्क्वायर से हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी पता चल जाती है। दूसरी स्टेटमेंट दी गई है कि हमारे पास जो पार्टिकल है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्मल लगा रखी है। तो वहां से हम इसकी जो लॉरेंस फोर्स है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो लॉरेंस फोर्स हमें पता है कि क्यू इंटू वी क्रॉस बी के बराबर होती है, जो राइट हैंड साइड यहाँ पे दे रखा हुआ है। तो वहां से हमें पता चलता है कि ये लॉरेंस फोर्स है। ठीक है जी। तो लॉरेंस फोर्स हमारे पास दे रखी है, लेकिन पार्टिकल एक स्टेबल ऑर्बिट में घूमेगा तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी होनी चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उसको टेक केयर करेगी। तो जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर होती है, जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर दे रखी है। तो एम वी स्क्वायर बाय आर जो लॉरेंस फोर्स है वो तो इसको इक्वेट करना पड़ेगा। तो लॉरेंस फोर्स ही हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगी यहाँ पे। तो हाँ, एम बी स्क्र बाय आर से हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, हमें निकालना क्या है बेटा, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालने के लिए
चाहिए, आप वेरियस पैरामीटर्स को फिल करोगे तो वहां पे क्या आएगा, आर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई ई इंटू वी इंटू बी। आपके पास बी वेलोसिटी का एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ऊपर स्केयर है, नीचे सिंगल बी दे रखा है, तो एम मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी को आपके पास फैक्टर बन जाएगा। सो दैट विल बी योर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो वेलोसिटी आपको चाहिए थी, वो हमने पहले निकाल दी, उसकी जो एक्सप्रेशन है वहां यहाँ पे प्रीवियस एक्सप्रेशन से हम यहाँ पे फीड कर देंगे, तो हमारे पास एक नेट एक्सप्रेशन आ जाएगा कि आपकी ऑर्बिट का जो रेडियस है वो कितना बनेगा। अब हम इसको कैलकुलेट करने के लिए चाहिएगा, हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, वो हमारे पास है, पार्टिकल का मास बिकॉज हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो दैट विल बी 19.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है बेटा। तो हमारे पास मास पार्टिकल का दे रखा है, पोटेंशियल हमें पता है कितने पोटेंशियल के साथ उसको एक्सेलरेट करवाया था, दैट इज 1500 वोल्ट, तो वो भी हमें पता है बेटा। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज चौथा यूनिट है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के बराबर होता है, तो ये भी हमें पता, तो हमारे लिए ऑर्बिट का रेडियस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें सिर्फ और ओनली एंड ओनली न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वगैरह करनी है। तो जब ये सारे के सारे फैक्टर्स, मैग्नेटिक फील्ड जो हमें 0.2 टेस्ला दे रखी है वो भी हम यहाँ पे डाल देंगे, तो जब इसके सारे की सारी वैल्यू डालोगे तो जो आपके पास रेडियस निकल के आएगा दैट विल बी 6.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर, और आपकी जो ऑप्शन रहेगी दैट विल बी ऑप्शन सी। तो थोड़ा लेंथी आर्टिकल हो जाता है, लेंथी प्रोसीजर हो जाता है, इट में कंज्यूम अराउंड 5 मिनट्स। अगर आपको एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं पता, तो अगर आपके माइंड में रिमाइंड करने में भी टाइम लग रहा है तो इट में बी कंज्यूमिंग प्रोसेस, लेकिन अगर आपको एक्सप्रेशन याद है और आपका जो है उसमें टाइम बचा सकते हैं तो यू शुड गो फॉर दिस थिंग। उसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, रादर देन न्यूमेरिकल, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के बजाय ये क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट ज्यादा लगता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। सो व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अप्रोचेज हैवी न्यूक्लियस, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अगर न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसके अराउंड जो अगर वो मूव करेगा तो उसकी ट्राजेक्टरी कैसी होगी। सो इट इज लाइक ए क्लासिकल मैकेनिक्स टाइप ऑफ स्टफ, लेकिन इसको आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से भी रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि उसकी पाथ निकालने के लिए हमें उसके पार्टिकल का नेचर पता होना चाहिए कि वो कैसे मूव करेगा। तो पहली बात के दोनों जो हमारे पास पार्टिकल है बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास ये पिक्चर मैंने ड्रॉ कर रखी है ऑलरेडी, तो हमारे पास ये सेंटर में न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, अगर इंसिडेंट पार्टिकल जो है वो भी पॉजिटिव है तो वो क्या करेगा, दूर से ही इसको रिपेल कर देगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या है कि पार्टिकल आएगा तो जरूर उसके पास, लेकिन एक डिस्टेंस के बाद वो ज्यादा पास नहीं जा पाएगा और उसको रिपल्शन रिपल्शन मिलेगी, कूलम रिपल्शन उसको मिल जाएगी, तो जिसकी वजह से हमारा जो पार्टिकल है वापस एक ट्रे पाथ फॉलो करेगा। तो इट इज जस्ट लाइक ए हाइपरबोला टाइप ऑफ स्टफ, तो हमारे पास हाइपरबोला यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। तो तभी मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में इंक्लूड कर लिया, कई बार आपको क्वेश्चन हिंट में ही मिल जाता है, उसका सोल्यूशन आपको हिंट में मिल जाएगा, तो जिसकी वजह से आप उसको ज्यादा डिटेल में इसकी ऑर्बिट निकालने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, तो इसको आप हिंट से भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट दे रखी है। ये ओरिजिनल पेपर है रुदरफोर्ड का, रुदरफोर्ड स्कैटरिंग जो अल्फा स्कैटरिंग की थी, अल्फा स्कैटरिंग फ्रॉम दी गोल्ड फॉइल, तो उसकी जो ओरिजिनल पिक्चर है ये वो दिखा रखी है। So that will be following, इसने mention भी किया, it will follow a hyperbola with the center at the atom S with as the external focus। तो डिटेल में नहीं जाएंगे, तो हाइपरबोला हमारी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, ये ऐसे ऐसे न्यूमेरिक जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको जो आपकी जो ज्यादा शक्ति है वो ज्यादा बेटर करती है। तो माइक्रोवेव इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका एक पोर्शन होता है जिसमें हम जिसको हम माइक्रोवेव बोलते हैं। एक रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, अल्ट्रा वायलेट, यूवी, आईआर, विजिबल, ऐसे ही आपके पास काफी सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसकी वेवलेंथ या उसकी फ्रिक्वेंसी के रिगार्डिंग आपको ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यू देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने ऐसा ही क्वेश्चन एक मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, हल्का सा आपको हिंट दिया था कि रेडियो वेव्स जो होती हैं उसकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज अराउंड फ्यू मीटर्स, तो उसमें हमने बात नहीं की थी माइक्रोवेव्स के रिगार्डिंग। तो माइक्रोवेव्स जो होती है बेटा, माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ होती है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलीमीटर से लेके फ्यू सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है जी, फ्यू मिलीमीटर से लेके फ्यू सेंटीमीटर के बीच में होती है, 1 या 2 सेंटीमीटर के आसपास होगी।
तो यहाँ पे हमारा यही क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। सो माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद अ वेवलेंथ ऑफ फ्यू सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी क्लिक हो जाता है, तो हमें इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दूसरी ऑप्शन कौन कौन सी है, माइक्रोन हो सकता है, फिर फ्यू माइक्रॉन्स मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर की ऑप्शन हो सकती है, यहाँ पर फ्यू किलोमीटर हो सकता है, वो तो काफी बड़ा हो गया बेटा। अगर फ्यू मीटर भी हो जाता है तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो रेडियो वेव्स बन जाती है। फ्यू मीटर अगर होंगे तो उसको हम रेडियो वेव्स बोल देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो रेड इसके आगे कुछ नहीं होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है हमारी सारी। तो फ्यू मीटर जो होते हैं वो रेडियो वेव्स ही होती है। तो मैं यहाँ पे मैंने एक आपके लिए बना रखा है कि ये आप आपकी याद करने के लिए इसको रिमेम्बर रख ले कि गामा रेडिएशन जो होती है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, बिकॉज उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी दैट विल बी, उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होगी। तो न्यू इंटू लैम्डा एसी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। तो ये दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम यहाँ पे जिसकी रेडियो वेव्स होती है सबसे ज्यादा वेवलेंथ उन्हीं की होती है, फ्यू मीटर्स होती है, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है सबसे कम रहेगी, बिकॉज इसमें एनर्जी कम होती है। माइक्रोवेव्स है तो माइक्रोवेव जो फ्यू सेंटीमीटर आ जाएगा। इंफ्रारेड है तो 700 नैनोमीटर से लेके 10⁻³ के बीच में इसकी रेंज रहेगी। विजिबल स्पेक्ट्रम आपको पता ही है बेटा, 4000 ऑंगस्ट्रॉम से लेके 7000 ऑंगस्ट्रॉम, कुछ 8000 ऑंगस्ट्रॉम बोलते हैं। तो उसकी रेंज जो होती है वो आप देख सकते हो। रेड लाइट का कॉर्नर आ जाता है वहां पे। तो कुछ लोग 700 से लेके 400 से लेके 700 लिखते हैं, कुछ 400 से लेके 800 लिखते हैं। तो दैट इज ए बॉर्डर लाइन केस। तो 400 जो है ब्लू वाला एरिया आ जाता है, जो 700 जो है वो आपका आ जाता है रेड कलर का। सो 630 के अराउंड जो होता है वो आपकी रेड लेजर बन जाती है यहाँ पे। तो आप चेक कर लेना बेटा वहां पे। तो उसके अराउंड जो यूवी होता है उसके नीचे यूवी होता है। तो 400 नैनोमीटर के नीचे जितनी भी वेवलेंथ आएगी वो यूवी के कॉरस्पॉन्ड होगी। और उसके भी नीचे होती है बेटा एक्सरेज। एक्सरेज के नीचे होती है बेटा गामास। टिपिकल वेवलेंथ एक्सरेज की होती है बेटा। अब एक्सरेज को जो हम यूज करते हैं क्रिस्टलोग्राफी स्टडी करने के लिए, तो हमें पता है कि एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो एटॉमिक रीजन के आसपास होनी चाहिए। तो एटॉमिक स्पेसिंग जो होती है दैट इज फ्यू एंगस्ट्रॉम्स के आसपास होती है। जो लैटिस कांस्टेंट आप फाइंड आउट करते हो तो वो एंगस्ट्रॉम में होते हैं बेटा। तो गामा जो होता है वो फेप्टो में आता है, दैट इज अराउंड दी 10⁻⁻14 मीटर के आसपास होती है जो गामा रेडिएशन की वेवलेंथ होती है। तो ठीक है बेटा, डायरेक्टली इसको आप यहाँ से टैली आउट कर सकते हो। तो ऐसे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसा ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे आपको लॉजिक क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर, बिकॉज आपको काफी सारे, जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसा न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आ सकता है जो काफी लंबा चौड़ा होगा। साथ में ऐसे क्वेश्चन दे रखे होंगे जो 1 सेकंड में भी सॉल्व हो जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन 2 सेकंड के, कुछ क्वेश्चन 2 मिनट के। तो आपका जो टाइम है वो मैनेज करना आपको जरूरी आना चाहिए। तभी मैंने बोला था कि अगर आपके पास टाइम है तो ही अटेम्प्ट कीजिए, अगर इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगना है तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, तभी आप उसको फॉलो करें। So next question is what is the electric flux through a closed surface surrounding an electric dipole? तो जितने भी क्वेश्चन है सेम पेपर, क्वेश्चन पेपर से लिए होंगे बेटा, लेक्चरर के अंडर के क्वेश्चन पेपर है। सेम सेम सेट है और सेम क्वेश्चन पेपर है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है थ्रू अ क्लोज सरफेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सिंपल इलेक्ट्रिक डाइपोल का जब कंसेप्ट आ जाता है हमें पता है इसका आंसर जीरो ही होना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें कैसे आएगा। तो ये गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पता है कि फ्लक्स जो होता है थ्रू ए क्लोज सरफेस इज गिवन बाय द क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जितना उसके अंदर चार्ज कंटेन होगा उतना ही उसके अंदर उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स जनरेट होगा। तो अगर हमारे पास डाइपोल है तो डाइपोल क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इसको हम डाइपोल बोल देते हैं। ठीक है जी। तो डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो उसकी वजह से जो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा दैट विल टर्न आउट टू बी जीरो। जीरो क्यों होगा, बिकॉज जो नेगेटिव चार्ज है उसका इफेक्ट जो है पॉजिटिव चार्ज नलीफाई कर देगा यहाँ पे। तो नेट चार्ज कितना हो गया, -q + q। तो आप देखने की कोशिश करोगे तो नेट चार्ज आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा जीरो। अगर चार्ज जीरो हो गया इनसाइड द सरफेस तो नेट इफेक्ट, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स है वो भी जीरो आ जाएगा। तो नेट इफेक्ट जो है वो जीरो ही देगा बेटा। सो दैट इज द ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे क्लियर आउट हो जाता है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आप ऐसे न्यूमेरिकल आपके सॉल्व हो जाते हैं। सो ऐसे न्यूमेरिकल लेके आते रहेंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।